हेलो एवरीवन, बोर्ड बाबा में आप सभी का स्वागत है। हम हैं विकास गुप्ता और आप हैं हमारे प्यारे प्यारे विद्यार्थीगण। तो कृपया ध्यान दीजिए, आज हम लोग वीडियो सीरीज के 5वें दिन में पहुंच चुके हैं और 5वें दिन में जैसे रोज की भांति हम लोग क्वेश्चन बैंक का ऑब्जेक्टिव क्लियर कर रहे हैं, तो आज भी कुछ होने वाला है। तो मैं आपको बता दूं कि सामाजिक विज्ञान में हम लोग जो भूगोल शुरू किए थे, जो कि सबसे बड़ा इकाई था, वो आज खत्म होने वाला है। ठीक है, जो दो बचा हुआ है, एगो खनिज संसाधन और एगो शक्ति संसाधन, वो आज क्लियर हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। कल हम लोग इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र का सबसे पहला चैप्टर क्लियर करेंगे, उसका पूरा ऑब्जेक्टिव। ठीक है, हिंदी में टोटल हम लोगों ने 4 लेसन कर लिए हैं, 4 दिन 4 लेसन। आज 5वां लेसन नागरी लिपि करने वाले हैं और संस्कृत का रोज की तरह 2 लेसन हम लोग कर रहे हैं। कौन कौन सा लेसन आज करने वाले हैं? तो आज करने वाले हैं स्वामी दयानंद और मंदाकिनी वर्णम। ओके, तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। आइए। हाँ, तो सामाजिक विज्ञान चलिए शुरू करते हैं और भूगोल को आज खत्म करते हैं। पहले का लेसन पूरा भूगोल ना। आइए, पहला क्वेश्चन है बाबू, 1 टन इस्पात बनाने में कितना मैग्नीज का उपयोग होता है? 1 टन बनाने में 10 किलोग्राम उपयोग होता है बाबू, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 10 किलोग्राम। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में किस खनिज का अभाव है? बताइए तो भारत में किस खनिज का अभाव है? याद रखिए, भारत में जो लेड खनिज है ना, इसका बहुत ज्यादा अभाव है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पीतल बनाया जाता है, पीतल किससे बनाया जाता है? जल्दी से बनाइए, जल्दी से मतलब बताइए। तांबा से कि जस्ते से कि तांबा और जस्ता दोनों से? बताइए तो। याद रखिएगा, तांबा और जस्ता दोनों से बनाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कोयला है, कोयला कैसा संसाधन है? याद रखिएगा, ये अनवीकरणीय संसाधन है कोयला। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बाबू, निम्नलिखित खनिजों में कोडरमा किससे संबंधित है? बताइए तो इसमें से कोडरमा किससे संबंधित है? याद रखिएगा, कोडरमा जो होता है वो अभ्रक से संबंधित होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है बाबू, लौह अयस्क है, लौह अयस्क क्या है? बताइए तो। नवीकरणीय संसाधन है कि अनवीकरणीय संसाधन है? ये अनवीकरणीय संसाधन है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन लौह युक्त खनिज का उदाहरण है? इनमें से कौन लौह युक्त खनिज का उदाहरण है? बताइए। लौह युक्त खनिज होता है। ठीक है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किस खनिज को उद्योगों की जननी कहा जाता है? किस को उद्योगों की जननी? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी याद कर लीजिए। लोहा को, लोहा देखते हैं ना चारों एकदम लोहा लोहा। ठीक है, लोहा लोहा बोले तो है लोहा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, बक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, बक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? याद रखिएगा, ओडिशा है। कौन सा है? ओडिशा है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन कार्बनिक खनिज है? इसमें से कौन कार्बनिक खनिज है? जल्दी से बताइए। कोयला है। कौन है? कोयला है। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य कौन सा है? बाबू ध्यान दीजिए, इस क्वेश्चन का ऑप्शन टिक करने से पहले कुछ बातें जान लीजिए। जैसा कि आप लोग, हम लोग सभी लोग जानते हैं कि समय के अनुसार कुछ चीजें बदलती रहती हैं। ठीक है, यदि इस प्रकार का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाता है तो ऐसे क्वेश्चन को प्लीज स्किप कर दीजिएगा, क्योंकि 80 को में 40 को ना टिक करना है। आज जब नहीं 40 गो पूरा हो तो कोनो बात नहीं, इसको भी टिक करेंगे। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं, सुनिएगा बाबू, हमारे किताब में कर्नाटक दिया हुआ है। ठीक है, वो तब की रिपोर्ट थी, जब किताब छापा गया था तब की रिपोर्ट थी। लेकिन नए अपडेट के अनुसार, यानी अभी के अनुसार देखा जाए तो अभी ओडिशा जो राज्य है ना, वो लौह अयस्क का उत्पादक सबसे मतलब बड़ा राज्य बन चुका है। ठीक है, इसलिए ऐसे क्वेश्चन को स्किप करेंगे। तो ओडिशा है और कर्नाटक भी है। कर्नाटक किताब के अनुसार है, अभी वर्तमान के अनुसार कौन है? ओडिशा है। ठीक है, तो इसको छोड़ देंगे, बाकी कर्नाटक को टिक करवा तो कोनो बात नहीं, कैसे किताब में दिया है। अब किताब में, अपनी किताब में क्या दिया? जैसे सरकारी का जो किताब हम लोग पढ़ते हैं, उसमें भारत का प्रधानमंत्री किनके नाम को बताया गया है? बताइए तो, किनके नाम को बताया गया है? मनमोहन सिंह जी को बताया गया है। लेकिन अभी कौन है? नरेंद्र मोदी जी है ना। तो इसलिए कुछ चीजें जो समय के अनुसार बदलती रहती हैं, वैसे क्वेश्चन आए टू द पॉइंट कंफर्म हो तो टिक कीजिए, न तो धीरे से फान के निकल जाइए। आए, ठीक है ना, याद रखिएगा। तो ओडिशा है इसका मतलब अभी के समय के अनुसार, किताब में हमारे कर्नाटक मेंशन किया हुआ है। कौन सा टिक करेंगे? ओडिशा भी टिक कर सकते हैं, कर्नाटक भी टिक कर सकते हैं। ठीक है, एक खातिर लड़ लहल जी, बात खत्म। अगला क्वेश्चन है, एल्यूमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? एल्यूमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? बॉक्साइट की पड़ती है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, मैग्नीज उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? मैग्नीज उत्पादन में अग्रणी राज्य ओडिशा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन लौह अयस्क का एक प्रकार है? लौह अयस्क का एक प्रकार कौन सा है? याद रखिएगा, हेमाटाइट है। कौन है? हेमाटाइट है। अगला क्वेश्चन है,
भारत किस खनिज के उत्पादन में विश्व में अग्रणी है? भारत किस खनिज में विश्व में एकदम सबसे आगे है? जल्दी से बताइए, याद रखिएगा अभ्रक के। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाँ अब ये शक्ति संसाधन आ गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है बाबू इसका, भारत में सबसे पुराना तेल भंडार कहाँ है? सबसे पुराना तेल भंडार याद कर लिए, डिगबोई में है। कहाँ है? डिगबोई में है। अगला क्वेश्चन है, झारखंड के झरिया क्षेत्र में मुख्यतः क्या पाया जाता है? झारखंड के झरिया क्षेत्र में कोयला पाया जाता है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी प्राथमिक ऊर्जा नहीं है? क्वेश्चन पूछा है कौन सी प्राथमिक ऊर्जा नहीं है, याद रखिएगा प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम, कोयला ये प्राथमिक ऊर्जा है। क्वेश्चन ये है कि नहीं है तो विद्युत नहीं है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक केंद्र है? जल्दी से बताइए, याद रखिएगा जादूगोड़ा जो कि झारखंड में है, ये वाला है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ऊर्जा के मुख्य स्रोत हैं। ऊर्जा का मुख्य स्रोत कौन है बाबू? तो कोयला से भी मिलता है, पेट्रोलियम से भी मिलता है, विद्युत से भी मिलता है, तो इनमें से सभी हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन है, भारत में कोयले का सर्व प्रमुख उत्पादक राज्य कौन सा है? यानी कोयला का उत्पादन में सबसे पहला राज्य कौन सा आता है? झारखंड। बिहार का सटले है झारखंड। अगला क्वेश्चन है, हीराकुंड बांध है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखिएगा हीराकुंड जो बांध है बाबू उड़ीसा में है। कहाँ है? उड़ीसा में है। तारापुर ऊर्जा केंद्र है, तारापुर ऊर्जा केंद्र कहाँ है? ये महाराष्ट्र में है, याद कर लीजिए लो, महाराष्ट्र में तारापुर ऊर्जा केंद्र है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सबसे घटिया कोयला है, सबसे घटिया कोयला होता है पीट, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एशिया का सबसे बड़ा परमाणु शक्ति केंद्र है? सबसे बड़ा परमाणु शक्ति केंद्र एशिया का तारापुर है, जो कहाँ है? अभी बताया गया था मुंबई में है। कहाँ है? महाराष्ट्र में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना स्थित है, यानी भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? डिगबोई में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, सर्वोत्तम कोयले का प्रकार, सबसे बढ़िया कोयले का प्रकार कौन सा है? याद रखिएगा एंथ्रासाइट है, और सबसे खराब पीट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है बाबू, मणिकरण भूतापीय ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में है? मणिकरण भूतापीय ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में है? याद रखिएगा हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत में मुख्यतः किस प्रकार का कोयला पाया जाता है? भारत में मुख्यतः सबसे ज्यादा देखा जाए तो बिटुमिनस ये जो कोयला है ये सबसे ज्यादा पाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, भारत की प्राचीनतम कोयले की खान कौन है? भारत की प्राचीनतम कोयले की खान कौन है, यानी सबसे पुराना? रानीगंज है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया था? पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया था किस स्थान पर? याद रखिएगा तारापुर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? याद रखिएगा ये पेट्रोलियम के साथ पाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन जीवाश्म ईंधन है? हाँ, जीवाश्म ईंधन इनमें से कौन सा है? ऑप्शन पढ़िए, कोयला है कि पेट्रोलियम है कि प्राकृतिक गैस है? इस सब के सब है जीवाश्म ईंधन, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन भारत का पहला स्वदेशी प्रयास से बना परमाणु विद्युत केंद्र है? कौन सा है? जल्दी से बताइए, ऑप्शन पढ़ लीजिए लो, राणा प्रताप सागर परमाणु विद्युत केंद्र कि नरौरा परमाणु विद्युत केंद्र कि तारापुर परमाणु विद्युत केंद्र कि कल्पक्कम परमाणु विद्युत केंद्र? याद कर लीजिए लोग, कल्पक्कम परमाणु विद्युत केंद्र है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश के मणिकर्ण में किस प्रकार का ऊर्जा संयंत्र है? बताइए किस प्रकार का ऊर्जा संयंत्र है? तो याद रखिएगा भूतापीय ऊर्जा संयंत्र है। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावना है? किस राज्य में? याद रखिएगा राजस्थान में है, सबसे ज्यादा गर्मी वही ना है। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, भारत में कितने सार्वजनिक क्षेत्र तेल परिष्करण केंद्र कार्य कर रहे हैं? कितने? याद रखिएगा 18। ओके, अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कहाँ की गई थी? याद रखिएगा दार्जिलिंग में की गई थी। किसका? दार्जिलिंग में क्या होता है? याद रखिएगा प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन है, कैगा परमाणु विद्युत गृह किस राज्य में है? कैगा परमाणु विद्युत गृह किस राज्य में है? कर्नाटक में है। अगला क्वेश्चन है, कल्पक्कम परमाणु विद्युत संयंत्र कहाँ स्थित है? जल्दी से बताइए कहाँ है? तो तमिलनाडु में है। ठीक है, अभी ये आया था। आगे बढ़ते हैं।
अगला है नहरकटिया तेल क्षेत्र कहाँ स्थित है? नहरकटिया तेल क्षेत्र कहाँ है? तो असम में है। ठीक है, आगे बढ़ता है। अगला क्वेश्चन, भूगोल खत्म, कल इकोनॉमिक्स का पहला चैप्टर किया जाएगा। ठीक है, आइए अब हिंदी का 5वां लेसन गुणाकर मूले जी ने जिस पाठ को लिखा है नागरी लिपि, उसे तनी कंप्लीट करते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। पहला क्वेश्चन लिखा गया है बाबू, उत्तर भारत से नागरी लिपि के लेख कब से मिलने लगते हैं? उत्तर भारत से नागरी लिपि के जो लेख हैं वो 9वीं सदी से ही मिलने लगते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नागरी लिपि के आरंभिक लेख हमें कहाँ से मिले हैं? आरंभिक लेख हमें कहाँ से मिले हैं? तो दक्षिणी भारत से मिले हैं, साउथ इंडस्ट्री से मिले हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, बेतमा दान पत्र किस समय का है? बेतमा दान पत्र किस समय का है? तो देखिए 10-20 यानी 1020 ईस्वी का है, याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 10-20 ढेर 10-20 का तरह बड़ी मार मारे, तो 10-20 आगे बढ़ते हैं। देखिए सरहपाद की कृति है, सरहपाद की कृति इसमें से कौन सी है? तो याद रखिएगा दोहा कोश। ठीक है, ये सरहपाद की कृति है, यानी उन्होंने रचा है। अगला क्वेश्चन है, 12वीं सदी के केरल के शासकों के सिक्कों पर बिरकेरलस्य जैसे शब्द डैश 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 लिपि में अंकित थे। किस लिपि में अंकित थे? उस समय भी देवनागरी लिपि में अंकित थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ईसा की 14वीं 15वीं सदी के विजयनगर के शासकों ने अपने लेखों की लिपि को कहा है? अपने लेखों की लिपि को क्या कहा है? नंदी नागरी लिपि कहा है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हिंदी लिखी जाती है किस लिपि में? देवनागरी लिपि में। हमें भी एग्जाम में देवनागरी लिखना है। ठीक है, आगे बढ़ता है। अगला क्वेश्चन है, नागरी लिपि के लेखक हैं, नागरी लिपि के लेखक कौन है? अभी हमने बताया था, गुणाकर मूले जी हैं। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बाबू, हिंदी भाषा की लिपि क्या है? देवनागरी लिपि है, सभी लोग जानते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, दोहा कोश किसकी रचना है? दोहा कोश किसकी रचना है? याद रखिएगा सरहपाद की है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, रामायण की रचना किस भाषा में है? रामायण की रचना किस भाषा में है? संस्कृत में रामायण की रचना की गई थी। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, नागरी लिपि शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विद्या है? नागरी लिपि ये कौन सी विद्या है? याद रखिए निबंध है। कौन सी है? निबंध है। अगला क्वेश्चन है, तमिल, मलयालम, तेलुगु, कन्नड़ भाषाएं हैं, ये कैसी भाषाएं हैं? जल्दी से बताइए। तो दक्षिण भारत की भाषाएं हैं ये, क्योंकि साउथ इंडस्ट्री में तमिल भाषा है। अल्लू अर्जुन पुष्पा 2, हम भी लोग एग्जाम में झुकेंगे नहीं। ठीक है, जौन क्वेश्चन ना ही हो तो वो बना के आंसर, बात खत्म। हाँ, देखो तो नहीं कहाँ से पूछ रहे हैं लोग क्वेश्चन, पूछो ना, सब बनेगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, निबंध के लेखक हैं, माने इस निबंध के लेखक जो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं, कौन सा निबंध? नागरी लिपि के निबंध के लेखक कौन है? तो गुणाकर मूले जी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सूर्य नामक पुस्तक किनकी रचना है? सूर्य नामक पुस्तक किनकी रचना है? तो गुणाकर मूले जी के पाठ। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गुणाकर मूले जी। अगला क्वेश्चन है, नेवारी भाषाएं किस लिपि में लिखी जाती हैं? नेवारी भाषाएं भी देवनागरी लिपि में लिखी जाती हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हिंदी तथा इसकी विविध बोलियां किस लिपि में लिखी जाती है? हिंदी तथा इसकी विविध बोलियां देवनागरी में लिखी जाती हैं। अगला क्वेश्चन है, विजयनगर के शासकों के लेख किस लिपि में है? विजयनगर के शासकों के लेख नंदी नागरी लिपि में है, याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बाबू, परमार शासक भोज कहाँ के रहने वाले थे? परमार शासक भोज धारा नगरी के रहने वाले थे। हिंदी के आदि कवि कौन है? हिंदी के आदि कवि सरहपाद हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय लिपियों की कहानी पुस्तक के रचयिता कौन है? तो गुणाकर मूले जी हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस शासक ने ऐसा सिक्का चलाया जिस पर नागरी लिपि के रामसिंह शब्द अंकित हैं? रामसिंह शब्द अंकित है, बताइए जल्दी से। तो याद रखिएगा बादशाह अकबर ने चलाया था सिक्का। अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य का व्यक्तिगत नाम क्या था? इनका व्यक्तिगत नाम क्या था? याद रखिएगा देव था। क्या था? देव था। अगला क्वेश्चन है, कर्नाटक प्रदेश का श्रवण बेलगोला, याद रखिएगा श्रवण बेलगोला स्थान किसका प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है? याद रखिएगा जैनों का है। किसका है? जैनों का है। अगला क्वेश्चन है, धारा नगरी का कौन शासक अपने विद्यानुराग के लिए इतिहास में प्रसिद्ध है? धारा नगरी का कौन सा शासक अपने विद्यानुराग के लिए इतिहास में प्रसिद्ध है? याद रखिएगा परमार शासक भोज। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मराठी, नेपाली और नेवारी भाषाओं की लिपि क्या है? इनकी लिपि देवनागरी है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, नागरी लिपि शीर्षक पाठ कहाँ से लिया गया है? ये पाठ कहाँ से लिया गया है? तो भारतीय लिपियों की कहानी, जो कि गुणाकर और मूल्य जी ने लिखा है, यहाँ से ये पाठ लिया गया है, नागरी लिपि। अगला क्वेश्चन है, निम्न भाषाओं में से किस भाषा को देवनागरी लिपि में लिखते हैं? किस भाषा को? तभी इनमें जितना भी आप देख रहे हैं कौन है, तो हिंदी भाषा को देवनागरी लिपि में लिखते हैं। अगला क्वेश्चन है, टकसाल शब्द का अर्थ क्या है? टकसाल शब्द का अर्थ होता है जहां सिक्के ढाले जाते हैं ना बाबू, वो टकसाल होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, स्थापत्य की उत्तर भारत की एक विशेष शैली को क्या कहते हैं? याद रखिएगा, नागर शैली कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन संस्कृत है। चलिए संस्कृत का 2 लेसन आज कंप्लीट करते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो स्वामी दयानंद एक चैप्टर हम लोग करने वाले हैं और एक मंदाकिनी वर्णम करने वाले हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये पहला क्वेश्चन है बाबू, स्वामी दयानंद ने किस नगर में आर्य समाज की स्थापना करवाई थी? याद रखिएगा, इन्होंने मुंबई में आर्य समाज की स्थापना करवाई थी, स्वामी दयानंद जी ने। अगला क्वेश्चन है, गुजरात प्रदेश स्थित टंकारा ग्राम किसका जन्म स्थल है? बताइए तो, गुजरात प्रदेश स्थित टंकारा ग्राम किसका जन्म स्थल है? याद रखिएगा, स्वामी दयानंद जी का है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्वामी दयानंद कौन थे? याद रखिए, समाजो द्वारक, याद रखिएगा, समाजो द्वारक थे, ओके। अगला क्वेश्चन है, आर्य समाज संस्था के संस्थापक कौन थे? आर्य समाज संस्था के संस्थापक स्वामी दयानंद थे। अगला क्वेश्चन है, स्वामी दयानंद के लिए कौन पर्व उद्बोधक सिद्ध हुआ? कौन सा पर्व उद्बोधक सिद्ध हुआ? याद रखिएगा, शिवरात्रि का पर्व इनके लिए उद्बोधक सिद्ध हुआ। अगला क्वेश्चन है, स्वामी दयानंद का जन्म किस परिवार में हुआ था? इनका जन्म कर्मकांडी परिवार में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, डीएवी विद्यालय की स्थापना किसने की? स्थापना स्वामी दयानंद के अनुयायियों ने की, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्वामी दयानंद का परिवार किसका उपासक था? तो शिव जी का उपासक था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, स्वामी दयानंद ने किस संस्था की स्थापना की? आर्य समाज की स्थापना की। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, स्वामी दयानंद का जन्म किस गांव में हुआ था? स्वामी दयानंद का जन्म अभी बताया था ना, टंकारा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्वामी दयानंद का जन्म किस राज्य में हुआ था? किस राज्य में? गुजरात में हुआ था, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रात्रि जागरण छोड़कर मूल शंकर कहाँ गए? मूल शंकर कहाँ गए थे रात्रि जागरण छोड़कर? तो घर चले गए थे। अगला क्वेश्चन है, स्वामी दयानंद घर छोड़कर घूमते हुए कहाँ पहुंचे? घर छोड़कर घूमते हुए कहाँ पहुंचे थे? तो मथुरा में पहुंचे थे। अगला क्वेश्चन है, डीएवी विद्यालय की स्थापना कब हुई थी? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 83, याद रखिएगा, 1883 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, स्वामी दयानंद के गुरु कौन थे? स्वामी दयानंद के गुरु थे बिरजानंद महाराज थे, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है? सत्यार्थ प्रकाश के लेखक स्वामी दयानंद जी हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, स्वामी दयानंद का जन्म कब हुआ था? स्वामी दयानंद का जन्म 1824 में हुआ था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्वामी दयानंद की शिक्षा की शुरुआत किस भाषा के माध्यम से हुई थी? याद रखिएगा, संस्कृत भाषा के माध्यम से इनकी शिक्षा की शुरुआत हुई थी। अगला क्वेश्चन है, स्वामी दयानंद के बचपन का नाम क्या था? इनके बचपन का नाम मूल शंकर था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, स्वामी दयानंद ने हिंदी और संस्कृत दोनों भाषाओं में किसकी रचना की है? किसकी रचना की? तो वेदाभ्यास की है, याद रखिएगा, वेद भाष्य की है, ओके। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन समाजे अनेके दोषा डैश 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 रिक्त स्थान को उचित विकल्प से भरे। इसमें कौन सा भरा जाएगा? तो याद रखिएगा, सुनिए, प्राचीन समाजे अनेके दोषा आसन। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मूल शंकरस्य मूर्ति पूजाना प्रति अनास्था जाता रेखांकित पद का प्रश्न निर्माण, यानी जो यहाँ पर मूर्ति पूजा है, यहाँ पर कौन सा इसमें से चारों रख दे कि एक क्वेश्चन बन जाए? तो याद रखिए, यहाँ पर अगर कीम रखा जाएगा तो ये एक प्रश्न बन जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, विचारों की व्यापकता और समाजोद्धार के संकल्प की दृष्टि से 19वीं सदी के समाजोद्धारक में प्रमुख कौन थे? कौन थे प्रमुख? तो स्वामी दयानंद जी थे। अगला क्वेश्चन है, स्वामी दयानंद डैश 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 संस्थापक आसित के आर्य समाज ना। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आर्य समाज। अगला क्वेश्चन, विग्रहयम अकिंत कर किनके द्वारा सोचा गया? ये मतलब किनके द्वारा सोचा गया था? बताइए, मूल शंकर, बिरजानंद
कि विवेकानंद कि रामकृष्ण परमहंस, किनके द्वारा? याद रखिएगा मूल शंकर जो कौन थे? स्वामी दयानंद। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है आर्य समाज नामक संस्था की स्थापना कब की गई थी? आर्य समाज नामक संस्था की स्थापना 1875 में की गई थी, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है तत्र विद्वानाम स्थिति गर्हिता, यहाँ पर यानी गर्हिता के लिए माने यहाँ पे कौन सा शब्द रखा जाए कि ये प्रश्न बन जाए? याद रखिएगा यहाँ पर अगर कीदृशी रखा जाए तो ये क्या बन जाएगा? प्रश्न बन जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाँ अब अगला क्वेश्चन कौन सा आ गया? तो मंदाकिनी वर्णम आ गया। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए एक एक क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन बाबू, वनवास प्रसंग में राम सीता लक्ष्मण के साथ कहाँ पहुंचते हैं? कहाँ पहुंचते हैं? याद रखिएगा चित्रकूट पहुंचते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मंदाकिनी नदी किस पर्वत के निकट बहती है? किस पर्वत के निकट? तो वही चित्रकूट पर्वत के निकट बहती है। अगला क्वेश्चन है कालिदास ने किस नदी का वर्णन किया है? मंदाकिनी वर्णम, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मंदाकिनी वर्णम पाठ में किस नदी का वर्णन है? किस नदी का? तो गंगा नदी का वर्णन है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वाल्मीकि रामायण से कौन सा पाठ संकलित है? वाल्मीकि रामायण से यही पाठ संकलित है, मंदाकिनी वर्णम संकलित है। अगला क्वेश्चन है मंदाकिनी वर्णम पाठ किस ग्रंथ से लिया गया है? बताइए किस ग्रंथ से लिया गया है? तो रामायण से लिया गया है। वाल्मीकि रामायण दिखाई दे रहा है, तो रामायण से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है चित्रकूट स्थित गंगा का वर्णन किस पाठ में है? किस पाठ में है? मंदाकिनी वर्णम में है। अगला क्वेश्चन है रमणीयानी तीर्थानी की संजनियंती। ओके, यहाँ पर लिखा गया रमणी और तीर्थ, ठीक है, क्या उत्पन्न कर रहे हैं? यहाँ पर जो रमणी तीर्थ है वो क्या उत्पन्न कर रहे हैं? रति को की, गति को की, मति को की, भक्ति को क्या उत्पन्न कर रहे हैं? तो ए को यानी कि रति को उत्पन्न कर रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है मंदाकिनी वर्णम पाठ रामायण के किस कांड से लिया गया है? याद रखिएगा अयोध्या कांड से लिया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मंदाकिनी का अर्थ क्या है? मंदाकिनी का अर्थ गंगा नदी है ना। अगला क्वेश्चन है मंदाकिनी वर्णम पाठ में कहाँ की गंगा का वर्णन है? चित्रकूट के पर्वत के जो करीब बहती हैं, सट के बहती हैं, वही चित्रकूट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है राम ने विशालाक्षी से किसको संबोधित किया है? किसको? तो सीता को संबोधित किया है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मंदाकिनी में कौन स्नान करते हैं? कौन स्नान करते हैं? तो ऋषिगण स्नान करते हैं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मंदाकिनी वर्णम पाठ में कुल कितने पद्य हैं? कितने पद्य हैं? याद रखिएगा इसमें 10 गो पद्य है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है बाबू मुनयः ऊर्ध्वबाहवः नियमात डैश 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 उपतिष्ठन्ते। ओके, ध्यान दीजिएगा, इसका चंद्रमा होगा कि आदित्यम होगा, राजानम होगा कि अग्निम होगा? क्या होगा जल्दी से बताइए? इसका आदित्यम होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है राम मंदाकिनी की शोभा किसको दिखा रहे हैं? सीता को दिखा रहे हैं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मंदाकिनी वर्णम पाठ के कवि कौन है? वाल्मीकि हैं। अगला क्वेश्चन है मंदाकिनी वर्णम पाठ वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड के किस सर्ग से संकलित है? याद रखेगी ये 95 यानी 95 सर्ग से संकलित है। अगला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, लिखा है बाबू पूर्वासात डैश 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 दर्शनम अधिकम महत्वपूर्णम। ओके, रिक्त स्थान की पूर्ति उचित विकल्प से करें। बताइए इसका क्या होगा? इसका चित्रकूटस्य हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए नलिनीम पद का अर्थ क्या है? नलिनीम पद का अर्थ तालाब होता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है जटाजीन धरा ऋषय डैश 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 अवागहन्ते। रिक्त स्थान की पूर्ति उचित पद से करें, क्या हो जाएगा? इसमें मंदाकिनीम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है तत्र तीर्थ यात्रिण दर्शनार्थम आयंती। यहाँ पर प्रश्न निर्माण हेतु रेखांकित पद के स्थान में क्या होगा? रेखांकित पद। इसमें याद है इसमें रेखांकित पद होगा। ठीक है, तीर्थ यात्रिण। ओके, अगर यहाँ पर रेखा है तो इसके लिए क्या हो जाएगा? याद रखिए के हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। यानी यहाँ पर अगर के रखा जाए तो एक प्रश्न बन जाएगा। ठीक है, और उसका उत्तर क्या होगा? तो तीर्थ यात्रिण हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है संतित व्रतः मुनयः डैश 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 उत्तिष्ठन्ते। रिक्त स्थान की पूर्ति उचित पद से करें, इसमें क्या भरा जाएगा? तो याद रखिएगा आदित्यम भरा जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हे कल्याणी संबोधन किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? सीता के लिए हुआ है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बाबू दाराह पद का अर्थ क्या है? दाराह माने पत्नी होला, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन विज्ञान है, तो पढ़िए संदीप सर से। तब तक के लिए
हमारे तरफ से जय हिंद। हाँ, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, गाते रहिए, गुनगुनाते रहिए, हमेशा खुश रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए एक बार और ही जय हिंद। हेलो एवरीवन, बोर्ड वन में आप सभी का स्वागत है। हम संदीप गुप्ता और आप हमारे प्यारे प्यारे विद्यार्थीगण। जैसा कि हम सभी बिहार बोर्ड 10th क्लास का जो क्वेश्चन बैंक उसका सीरीज चला रहे हैं लोग, इसमें हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं लोग। तो आज उसका 5वां दिन है और आज के हम इस क्लास में धातु और धातु जो चैप्टर है, केमिस्ट्री का 3rd चैप्टर, ये शुरू करने वाले हैं और अगले क्लास में खत्म भी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। ओके, चलिए जैसा कि आप देख पा रहे लिखा गया 3.1, फिर आपको मिलेगा 3.2। तो आज 3.1 3.2 डिस्कस करेंगे लोग और अगले क्लास में 3.3 3.4 3.5 कंप्लीट करेंगे लोग, क्योंकि बड़ा बड़ा नहीं है। ओके, चलिए जैसा कि आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 दिया है यहाँ पर, निम्नलिखित में से किसे चाकू से काटा जा सकता है। ओके, तब पढ़ते लिथियम, सोडियम, ये सब क्या होते हैं, मुलायम होते हैं। ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन ए दिया लिथियम, बी दिया कैल्शियम, सी दिया कॉपर, डी दिया आयरन। इसका ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। तो 80 कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नांकित में से कौन उपधातु है, कौन उपधातु है। तब पढ़े चलो ना, एंटीमनी, आर्सेनिक, ये सब उपधातु होते हैं। या पीरियोडिक टेबल में पढ़े चलो, जो श्रेणी की तरह था क्या था, सब उपधातु था। ऑप्शन ए दिया एफी आयरन, बी दिया कॉपर, सी दिया है निकेल एनआई, डी दिया एसबी। ये क्या होता है, एंटीमनी होता है। ऑप्शन नंबर क्या हुआ, डी। तो डीटी कर देंगे। एंटीमनी क्या होता है, उपधातु होता है। तो ऑप्शन नंबर डीटी कर। ये सब के सब क्या है, ये सब के सब क्या है, धातु है। ओके, चलिए बाई द आपको उपधातु नहीं पता है, सिर्फ ये पता है कि सब के सब धातु है, तो कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन डी ना होगा, तो डीटी कर देंगे। आते हैं अगले क्वेश्चन पे, कौन विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है। तो सबसे ज्यादा चालक कौन होता है, चांदी होता है। ऑप्शन देखते, ऑप्शन ए दिया कॉपर, बी दिया सिल्वर यानी एजी माने चांदी, सी एल, डी दिया एफी। तो इन सब में सबसे बेहतर कौन है, चांदी, यानी ऑप्शन नंबर कैटेगरी में बी। तो बीटी कर दो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया यहाँ पर, साधारण ताप पर फास्फोरस का अणुसूत्र क्या होता है। आप इसको याद कर लें, फास्फोरस का अणुसूत्र होता है P4। क्या होता है, P4। ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन ए दिया P, बी दिया P2, सी दिया P3, डी दिया P4। तो ऑप्शन में क्या टिक करेंगे, डी टिक कर देंगे। ओके, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया यहाँ पर, धातुओं की प्रकृति होती है। ऑप्शन ए दिया विद्युत धनात्मक, बी दिया विद्युत ऋणात्मक, सी दिया उदासीन, डी दिया कोई नहीं। इसका ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा विद्युत धनात्मक। क्योंकि क्या होते हैं, धातु में इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति होती है और धातु क्या करते हैं, अपने इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनायन बनाते हैं, इसलिए क्या बोले, विद्युत धनात्मक होते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया यहाँ पर, ग्रेफाइट होता है। तो ग्रेफाइट क्या होता है, धातु है। और अधातु में क्या होता है, ये अपवाद में पढ़ोगे, विद्युत का सुचालक होता है। ऐसे धातु का नाम बताइए जो विद्युत का सुचालक होता है। तो क्या होता है, ग्रेफाइट। ऑप्शन ए दिया विद्युत का सुचालक, बी दिया विद्युत का सुचालक। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी। तो बी टिक कर देंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा धातु अधिक अभिक्रियाशील धातु है। अब इन चारों ऑप्शन में कौन अधिक क्रियाशील है, तो कौन है, पोटेशियम, यानी ऑप्शन नंबर डी। तो डी टिक कर देंगे। इसका आप ट्रिक पढ़े तो सक्रियता श्रेणी क्या याद कीजिए लोग, कैटरीना ने कार मांगी, ऑल्टो, जेन फरारी, फिर भी है क्यों हारी, एजीएयू। पढ़े लो ना। तो इस ट्रिक के आधार पर आप इसे लिख दी सक्रियता श्रेणी। इनमें सबसे अधिक क्रियाशील कौन है, पोटेशियम है। डालेंगे, सवाल बहुत आसान था, फर्स्ट में मिल गया पोटेशियम, डी टिक कर दिया। पोटेशियम से कम है सोडियम, सोडियम से कम कैल्शियम, कैल्शियम से कम मैग्नीशियम, मैग्नीशियम से कम एल्युमिनियम, जिंक से कम, ये चलते रहता है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर, निम्नलिखित में कौन अधातु है, कौन अधातु। ऑप्शन दे दिए कार्बन। तो कार्बन वाकई में अधातु होता है। तो ऑप्शन नंबर, बट काम कीजिए लोग, एग्जाम में कभी क्वेश्चन मिले तो ऐसा नहीं कि ऑप्शन नहीं मिले तो ए टिक कर देंगे ना, आपका जिम्मेदारी के पूरा ऑप्शन पढ़ेंगे। तो कभी कभी क्या होता है, यहाँ बोला कौन अधातु, ऑप्शन ए भी अधातु दे देगा, बी भी दे देगा, सी दे देगा, ए और बी दोनों। इसलिए आपको चारों ऑप्शन पढ़ने के बाद टिक करना है। ओके, चलिए तो बोले कौन अधातु है। ऑप्शन ए कार्बन, पता है, अच्छी बात है। बी सोडियम, सी एल्युमिनियम, डी कैल्शियम। अब ये तो कंफर्म हो गया, इसमें मात्र एक अधातु को कौन सा है, कार्बन। ऑप्शन नंबर ए टिक कर देंगे। ओके, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, किस धातु का गलनांक सबसे कम है, किस धातु का। ऑप्शन ए दिया एल्युमिनियम, बी दिया सोडियम, सी दिया कॉपर, डी दिया आयरन। तो इन चारों में सबसे कम गलनांक किसका है, सोडियम का। तो ऑप्शन नंबर क्या टिक करेंगे, बी। बी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा उपधातु है। फिर आगे उपधातु वाला सवाल। ऑप्शन ए जिंक, तो जिंक तो धातु होता है। कैल्शियम भी धातु होता है। जर्मेनियम और कार्बन, कार्बन क्या होता है बाबू, ये तो अधातु होता है। तो शुरू के दो ऑप्शन क्या है, धातु या धातु। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी। तो सी टिक कर देंगे। और जान लीजिए जी माने जर्मेनियम, जर्मेनियम क्या होता है, उपधातु ही होता है। ओके, सिलिकॉन भी उपधातु में आता है। अब यहाँ देखते हैं इस क्वेश्चन में, निम्नलिखित में से किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। ऑप्शन ए एल्युमिनियम, बी सोडियम। तो सोडियम होगा। तो ऑप्शन नंबर टिक करेंगे, बी टिक कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, निम्न में से कौन सबसे कम अभिक्रियाशील धातु। अब सबसे कम अभिक्रियाशील इन चारों ऑप्शन में कौन सा है। इसके लिए क्या होगा, आप यदि सक्रियता श्रेणी देखें, देखिए तो यहाँ पर इसके मदद से आप आसानी से बता सकते हैं। ठीक है, देखिए तो क्या दिया है, तो इसमें कौन एलिमेंट दिया है, एल्यूमिनियम दिया है, जिंक दिया है, आयरन दिया है, मैग्नीशियम दिया है।
अब सक्रियता श्रेणी में इनका लोकेशन देखिए कौन कहाँ पर है, बता सकते हैं। बोला सबसे कम क्रियाशील इनमें चारों में कौन सा है, हम पढ़े थे कैटरीना, ने, कार, मांगी, ऑल्टो, जेन, फरारी। ओके, देखिए तो एल, एल कहाँ पर, इसमें एल कहाँ पर है, ध्यान दीजिए। तो देखिए यहाँ पर है एल। ओके, फिर बात की जेडन, जेडन कहाँ पर है, जेडन यहाँ पर है। फिर एफी, एफी यहाँ पर है। एमजी कहाँ पर, यहाँ पर। अब इन चारों में सबसे कम किसका है, एफी का है, तो कौन सा ऑप्शन में एफी है, सी में, सी टिक कर दो। ओके, चलिए आता हूँ अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में सबसे भारी धातु कौन है? ऑप्शन ए लिथियम, बी यूरेनियम, सी सीजियम, डी आयरन। इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी यूरेनियम। यूरेनियम क्या है, इनमें सबसे भारी धातु है। ओके, ये ए ब्लॉक का तत्व है। ओके, चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाला धातु कौन है? तो कमरे के ताप पर कौन सा धातु द्रव अवस्था में पाया जाता है? पारा, जिसे हम लोग मरकरी भी बोलते हैं। ऑप्शन है एच जी, तो पारा का संकेत क्या होता है, एच जी, तो ऑप्शन नंबर 80 कर देंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, निम्नांकित में कौन उपधातु, देखिए फिर उपधातु वाला सवाल आ गया। अभी कुछ देर पहले देखे थे लोग, तो इन चारों ऑप्शन में कौन उपधातु है, तो हम जानते हैं कॉपर धातु है, निकेल धातु है, आयरन भी धातु है, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी एसबी। एसबी मनी क्या होता है, एंटीमनी, तो एंटीमनी क्या है, उपधातु है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया यहाँ पर, निम्नांकित में कौन सी धातु विद्युत का सुचालक है? तो कौन अधातु सुचालक होता है, ग्रेफाइट, तो ऑप्शन दिया ग्रेफाइट, बी दिया सल्फर, डी नाइट्रोजन, डी दिया क्लोरीन, तो ऑप्शन नंबर 80 करेंगे ग्रेफाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव होता है? ध्यान दीजिए, इसमें बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं धातु धातु वाला में, तो पूरा सवाल पढ़ के टिक करेंगे। क्या दिया, कौन सा अधातु, तो कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव होता है? तो क्या होता है, ब्रोमीन होता है, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए 80 कर। धातु पूछे तो क्या होगा, पारा, यहाँ पे आगे। ओके, यहाँ क्वेश्चन दिया है यहाँ पर, निम्नांकित में किस धातु को किरोसिन तेल में डुबो कर रखते हैं? ऑप्शन दिया पारा, बी दिया सोडियम, सी दिया तांबा, डी दिया सोना, तो ऑप्शन नंबर का बी सोडियम। क्यों रखते हैं, तो किरोसिन तेल में डुबा कर क्या फायदा होता है, इसका कांटेक्ट वायु और पानी से हट जाता है, और हम जानते हैं सोडियम बहुत रिएक्टिव, बहुत क्रियाशील तत्व होता है। हवा के संपर्क में आकर आग पकड़ लेता है, पानी के संपर्क में आता है तो क्या देखते हैं, ब्लास्ट कर जाता है। इसलिए इसको सुरक्षित रखने के लिए हम क्या करते हैं, किरोसिन तेल में डुबो कर रखते हैं ताकि आग न लगे। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया यहाँ पर, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है? ऑप्शन ए लोहा, बी सोना, सी चांदी, डी हीरा। इनमें सबसे कठोर कौन है, हीरा, तो ऑप्शन नंबर क्या करेंगे, डी टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, धातुओं की क्रियाशीलता का सही क्रम है? तो क्रियाशीलता क्रम पूछा था, आपको ट्रिक याद होना चाहिए, कैटरीना, ने, कार, मांगी, ऑल्टो, जेन, फरारी, फिर भी है, क्यों आएगा बढ़ा देंगे। ठीक है, देखते हैं, इतना ही से काम हो जाएगा। देखिए यहाँ पर, देखिए ऑप्शन ए, यहाँ पर देखिए सोडियम है, जिंक है, मैग्नीशियम है, कॉपर। देखिए इसमें सोडियम, सोडियम के बाद जिंक, जिंक के बाद मैग्नीशियम, तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया, गलत हो गया। एक और उपाय हो सकता है, क्या हो सकता है इसमें, ऐसा इसमें अलग अलग एलिमेंट दिया है। देखिए सभी ऑप्शन में क्या दिया है, सोडियम, मैग्नीशियम, जिंक, कॉपर दिया है। ओके, तब क्या कर सकते हैं आप, देखिए आप आंसर बना सकते हैं तब ऑप्शन पर, नहीं तो आप ऑप्शन हटा भी सकते हैं। इस ऑप्शन नंबर ए कैंसिल हो गया, बट चाहे तो आप सोडियम, जिंक, मैग्नीशियम, कॉपर में आप चाह सकते। कैसे, देखिए तो इसमें सोडियम यहाँ पर है, जिंक कहाँ पर है, यहाँ पर है, मैग्नीशियम कहाँ पर है, यहाँ पर है, और क्या है, कॉपर। कॉपर कहाँ पर, ऐसा कॉपर तो उधर होता है, सी भी यहाँ पर आ गया। ओके, अब देखिए इसमें सबसे अधिक सोडियम, सोडियम के बाद मैग्नीशियम, देखो दिया सोडियम के बाद मैग्नीशियम, बी में दिया सोडियम, सोडियम के बाद मैग्नीशियम, यहाँ भी दिया है मैग्नीशियम के बाद क्या है, जिंक, तो जिंक यहाँ पर देखिए सोडियम, मैग्नीशियम, जिंक, कॉपर, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी, तो डी टिक कर दो। ओके, चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। सूक्ष्म बर्फ का रासायनिक सूत्र होता है, क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, यानी ऑप्शन नंबर बी CO2। क्या होता है, CO2 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सक्रियता श्रेणी में निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक क्रियाशील धातु है? तो सबसे अधिक क्रियाशील इन चारों ऑप्शन में कौन था, देखिए तो कौन है, सोडियम है। इसमें पोटेशियम नहीं तो क्या टिक करेंगे, सोडियम टिक करेंगे, यानी ऑप्शन नंबर ए, तो 80 करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक है? कौन विद्युत का सुचालक है? ऑप्शन ए एस माने सल्फर, सी माने क्लोरीन, सी दिया ग्रेफाइट, तो ऑप्शन नंबर क्या टिक करेंगे, सी। हम जानते हैं ग्रेफाइट क्या होता है, ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरालुमिन, ड्यूरालुमिन किस धातु का मिश्र धातु है? देखिए इसमें जो एल्यूमिन है ना, एल्यूमिनियम को बदले ये नाम पड़ा है, ये दो शब्दों का माने मिलने से बना है। ठीक है, अब जान लीजिए ड्यूरालुमिन क्या होता है, एक मिश्र धातु होता है। इनमें कौन कौन तत्व पाया जाता है, इसमें पाया जाता है एल्यूमिनियम, इसमें क्या पाया जाता है बाबू, एल्यूमिनियम पाया जाता है 90 से 95%, फिर कॉपर पाया जाता है, मैग्नीज भी पाया जाता है, और मैग्नीशियम भी पाया जाता है। ओके, इन चारों धातुओं क्या है, ये मिश्र धातु है। अब इसमें बोला गया है कि किस धातु का मिश्र धातु है। ओके, तो इसमें देखिए तो इसमें कौन सा ऑप्शन आ रहा है, आयरन के, इसमें कोई आयरन है नहीं, तो ऑप्शन नंबर 1 कैंसिल। बी एसएन, कहीं इसमें एसएन है नहीं, तो बी भी कैंसिल। सी एल्यूमिनियम, तो ऑप्शन नंबर टिक करेंगे, सी टिक करेंगे। सर कॉपर भी तो है इसमें
इसमें कॉपर है कि नहीं है? तो बता दें इनमें सबसे अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? एल्यूमिनियम। इसलिए आप ये दोनों ऑप्शन में किसको टिक करेंगे? एल्यूमिनियम को टिक करेंगे। एल्यूमिनियम 90 से 95% पाया जाता है। ओके, चलिए इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? तो एयरक्राफ्ट वगैरह बनाने में किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है यहाँ पर, देखिए ये अगला पोर्शन आ गया 3.2 धातु के रासायनिक गुणधर्म। दिया सवाल, कोई तत्व ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करता है। अब कोई तत्व है जो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है, उच्च गलनांक वाला यौगिक बनाता है। यह यौगिक जल में विलय है, यह तत्व हो सकता है। अब देखिए कोई तत्व है ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक बनाता है, यानी कोई तत्व ऑक्सीजन से रिएक्शन कर उच्च गलनांक वाला यौगिक बनेगा, और वो जो यौगिक बनेगा ना जल में क्या होना चाहिए? विलय होना चाहिए। दो कंडीशन पूरा कराना है। कंडीशन नंबर 1, तत्व का ऑक्साइड उच्च गलनांक वाला हो। कंडीशन नंबर 2, यौगिक क्या हो? जल में विलय हो। तो देखते हैं 1 बाय 1 चेक करते हैं। सीए की बात करते हैं, कैल्शियम। तो देखिए कैल्शियम ऑक्साइड क्या होता है? CaO। हम जानते हैं CaO क्या होता है? चूना होता है, पढ़े लो ना, बिना बुझा हुआ चूना। अब ये चूना है तो चूना वाकई में उच्च गलनांक वाला होता है। अब आपको देखना है क्या जल में विलय है, तो हम जानते हैं चूना जल में विलय होता है। चूना जल में क्या होता है? घुल जाता है। यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या टिक करेंगे? ए टिक करेंगे। बट आपको आगे भी ऑप्शन चेक कर लेना चाहिए, ठीक है। इसका ऑक्साइड की बात करें, ये सब जल में आसानी से नहीं घुलेंगे। आयरन का ऑक्साइड जल में नहीं घुलेगा। ओके, तो ऑप्शन नंबर क्या टिक करेंगे? आप याद कर लेंगे, ऑप्शन नंबर ए हुआ कैल्शियम। कैल्शियम का ऑक्साइड का गलनांक ज्यादा होता है और ये जल में विलय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है? ऑप्शन ए दिया कॉपर, बी दिया है Au, सी दिया है Zn, सी दिया है पोटेशियम। इनमें सबसे कम क्रियाशील धातु कौन सा है? Au माने क्या होता है? सोना। तो हम जानते हैं सोना कम क्रियाशील धातु है, कम रहेगा तो रिएक्शन नहीं करता है। तो ऑप्शन नंबर क्या टिक करेंगे? बी, ये मुक्त अवस्था में पाया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है? अब लेड नाइट्रेट की बात किया था, आपको ये पता नहीं लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर क्या प्राप्त होगा? तब ये पढ़ेंगे रिएक्शन पीबी। लेड नाइट्रेट सूत्र क्या था? PbNO3 का होल 2। अब इसे गर्म करेंगे तो क्या बनेगा? यहाँ बनेगा लेड ऑक्साइड प्लस क्या बनता है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस क्या बनता है? O2 बनता है। ये रिएक्शन आपको याद होगा। अब इसे संतुलित कर सकते हैं, हालांकि बिहार बोर्ड बहुत बार एग्जाम में इसे संतुलित करने के लिए भी पूछ चुका है। ओके, ये सब हम लोग देखे थे लोग कब, जब संतुलित करना सीखे थे तब। अब आप देखिए इसमें क्वेश्चन क्या दिया है, इसे गर्म करने पर क्या बनता है? ऑप्शन ने दिया O2, तो O2 तो बनता है, बट और भी चेक करते हैं। NO2 भी बनता है। सीधे NO2 और N2, क्या इसमें कहीं N2 है? नहीं ना है, तो C तो नहीं होगा। NO2 और O2 देखिए तो कहीं NO2 O2, इसमें सबसे बेहतर ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी, तो डी टिक करेंगे। ओके, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? ऑप्शन ए कॉपर, बी Hg, सी Ag, डी Au। अब इन चारों में सबसे अधिक क्रियाशील कौन है? अब सक्रियता श्रेणी में जाना होगा, ये तो कंफर्म है, चांदी और सोना सबसे लास्ट होता है, लास्ट में होता है। कैटरीना ने कार मांगी, ऑल्टोजन फरारी, फिर भी है, क्यों हारी? Ag Au, क्यों हारी Ag Au? पढ़े चलो ना, फिर भी है माने एज। एक मिनट ट्रिक लिखते हैं, कैटरीना ने कार मांगी, ऑल्टोजन फरारी, फिर भी है, क्यों हारी Ag Au। ओके, अब बताइए इनमें सबसे अधिक क्रियाशील कौन सा है? कॉपर है। इन चारों में क्रियाशील कौन है? कॉपर है। तो ऑप्शन नंबर क्या टिक करेंगे? ऑप्शन नंबर ए, तो ए टिक करेंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर कौन सी गैस उत्सर्जित होगी जब धातु जल के साथ अभिक्रिया करती है? जब धातु जल के साथ अभिक्रिया करती है कौन सा गैस निकलता है? हाइड्रोजन गैस निकलता है। यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी, तो सी टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्वारेजिया मिश्रण में HCl और HNO3 का अनुपात क्या होता है? तो HCl और HNO3 का अनुपात क्या होता है? 3:1। यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए, तो ए टिक करेंगे। नेक्स्ट, एल्यूमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया कहलाती है, इसे हम क्या बोलते हैं? एनोडीकरण कहते हैं। ये 2 नंबर का भी क्वेश्चन आता है, एनोडीकरण क्या है? क्या है एनोडीकरण? एल्यूमिनियम पर ऑक्साइड की मोटी परत बनाने की प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? एनोडीकरण कहते हैं। आपको डेफिनेशन याद होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वह धातु जो सिर्फ अम्ल राज्य में घुलता है क्या है? ऑप्शन है एल्यूमिनियम, बी Au, सी Fe, डी कॉपर। तो इसका क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, सोना। पढ़ लो ना, अम्ल राज्य क्या करता है? अम्ल सोना चांदी को भी क्या करता है? सोना प्लेटिनम इन सभी को भी क्या करता है? अपने आप में घुल लेता है। ओके, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया यहाँ पर, Fe2O3 प्लस Al2O3 प्लस Fe किस प्रकार की अभिक्रिया? तो हम लोग पहले ही पाठ में पढ़े थे, संयोजन, वियोजन, विस्थापन और उभय विस्थापन अभिक्रिया पढ़े थे ना, उसमें रिएक्शन मिला था। कौन सा अभिक्रिया है? विस्थापन अभिक्रिया, क्योंकि एल्यूमिनियम क्या कर रहा है? यहाँ से आयरन को विस्थापित कर रहा है। इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक बनाता है। क्वेश्चन नंबर 1 देखे थे, फिर बोल रहा है यह यौगिक जल में विलय है। दूसरा शर्त पूरा कराना है, वह तत्व निम्नांकित तत्वों में कौन सा हो सकता है? सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 1 है। तो कौन सा तत्व था? कैल्शियम था। एंड ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी, टिक करेंगे।
ओके, चलिए, तो इस प्रकार करके आज का जो साइंस क्लास था, इवन जो भी बाकी जो भी क्लास थे, सब क्लास कंप्लीट होते हैं। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।